हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस इम्पोर्टेंट सेशन के लिए यहाँ आए हैं। जैसा कि हमें पता है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के जो एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो भरने की डेट चल रही है और वो डेट एक्सटेंड कर दी गई है यूपीएससी के द्वारा 18 फरवरी शाम 6 बजे तक। और इस फॉर्म को भरने में बहुत सारे लोगों को डाउट्स आ रहे थे, कुछ दिक्कतें थी। उन डाउट्स को मैं इस वीडियो में आंसर करूँगा। आपके जो मेजर डाउट्स हमें पहुँचे हैं हम तक, वो मैंने इसमें आंसर किए हैं। देखिए, जैसा आप देख सकते हैं, ये यूपीएससी का नोटिस और इसकी जो डेट है वो 18 फरवरी 2025 6 PM तक बढ़ा दी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, जिसने अभी तक भी प्रीलिम्स का एप्लीकेशन फॉर्म ना भरा हो वो जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर ले, क्योंकि लास्ट डेट आने वाली है। लास्ट डेट के आसपास वेबसाइट भी कभी कभी स्लो हो जाती है, तो लास्ट डेट और लास्ट टाइम तक का वेट ना करें 18 का। आप इसको उससे पहले ही भर लें। 18 के बाद करेक्शन विंडो खुलेगा 19 से 25 फरवरी तक के लिए, वो भी हम आगे देखेंगे। और मैं इस वीडियो में जितने डाउट्स मेरे पास आए हैं वो आंसर करने की कोशिश करूंगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप इस वाले टेलीग्राम आईडी के पब्लिक चैनल पे मुझसे सीधा पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बचा है फॉर्म भरने में, तो इसलिए कोई भी देरी नहीं करनी चाहिए और जो भी डाउट हो वो क्लियर कर लेना सही है। तो ये आईडी है टेलीग्राम आईडी, इस पे आपको ग्रुप मिल जाएगा, एक पब्लिक ग्रुप @सार्थक यूपीएससी PSIR। बिना किसी स्पेस के या बिना किसी फुल स्टॉप कॉमा के आपको ये आईडी मिल जाएगी। आप इस पे ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो स्पेसिफिक डाउट आपके रह जाएं इस वीडियो के बाद भी आप वो पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे @सार्थक यूपीएससी PSIR SARTHAK UPSC PSIR। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम कि यूपीएससी का नोटिस क्या कहता है। कि जो एडिटेबल एंट्रीज हैं, जिन एंट्रीज को आप एडिट कर पाएंगे, वो एंट्रीज हैं हैव यू एवर चेंज योर नेम, कि क्या आपने अपना कोई नाम बदला है। ये ओटीआर में सवाल पूछा गया था पर्सनल इंफॉर्मेशन में, जो हमने एक बड़े वीडियो में फॉर्म फिलिंग के जो बड़ा वीडियो था उसमें डिस्कस किया था। उसमें ये सवाल था, उसमें आपको एडिट करने का मौका दिया जाएगा। जेंडर भी आप अगर एडिट करना चाहें, गलती से फिल हो गया हो कुछ और, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। माइनॉरिटी स्टेटस भी अगर आपने गलत फिल कर दिया ओटीआर भरते समय या वो फिल नहीं कर पाए तो वो फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, 10th क्लास का बोर्ड रोल नंबर भी उसमें एडिट करने का मौका दिया जाएगा। 10th क्लास का बोर्ड रोल नंबर आपने अपने 10th के मार्कशीट में से देख के ध्यान से भरना है, क्योंकि आगे इंटरव्यू के स्टेज पे वेरीफाई होती है 10th की मार्कशीट। तो आप प्लीज़ अपना बोर्ड रोल नंबर 10th के मार्कशीट में से सही से भरिएगा। उसको एडिट करने का मौका भी यूपीएससी का जो एडिटिंग का विंडो है 19 फरवरी 2025 से 25 फरवरी तक वो जो है दिया जाएगा, और इस विंडो में आप एडिट कर सकते हैं इन टाइम पीरियड्स के बीच में अपने ओटीआर आईडी के इन वाले 4 पैरामीटर्स को। नेक्स्ट, यूपीएससी का नोटिस कहता है कि इन एंट्रीज में आपके लिए कोई भी एडिटिंग, कोई भी चेंजेस जो है वो अलाउड नहीं किए जाएंगे। तो अब ये वाली जो एंट्रीज हैं, जैसे नेम है, आपने जो अपना नाम लिखा था एप्लीकेशन फॉर्म में, तो जब हम एप्लीकेशन फॉर्म डिस्कस कर रहे थे 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही लिखना था। तो जो नेम एज पर क्लास 10th है वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे उस एडिटिंग के विंडो में। नेक्स्ट, आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो चीज़ें चेंज नहीं करने दी जाएंगी ओटीआर आईडी से। तो आपको ये एक बार, जब आप सबसे पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें तभी ध्यान से और सही भरनी चाहिए। और 10th क्लास के अकॉर्डिंग ही, 10th क्लास के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही ये डिटेल्स भरनी चाहिए। नेक्स्ट इज फादर्स नेम। जो फादर्स नेम आपने लिख दिया 10th क्लास के अकॉर्डिंग, उसको चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा एडिटिंग वाले विंडो के दौरान। मदर्स नेम, मदर्स नेम भी जो था वो भी आपको 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग लिखना है और उसको भी एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। देन वी कम टू मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। अब मोबाइल नंबर है, जैसे मोबाइल नंबर किसी का खो सकता है, मिसप्लेस हो सकता है, नंबर चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए मोबाइल नंबर के बाद एक स्टार लगा के ये बात लिखी गई है कि अगर किसी कैंडिडेट से उसका मोबाइल नंबर अब
वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पर उसके पास अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी का एड्रेस है, तो वो चेंज के लिए अप्लाई कर सकता है मोबाइल नंबर में, और इस सिचुएशन में ओटीपी जो है वो ईमेल आईडी पे भेजा जाएगा। मतलब अगर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेंज कराना है, वो खो गया है या उसके पास आपके पास उसका एक्सेस नहीं है, तो आप उसको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ओटीपी मंगवाकर एडिट और चेंज कर पाएंगे। सिमिलरली अगर किसी के पास अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी का एक्सेस है, वो नहीं है, वो नहीं एक्सेस कर पा रहे, पर मोबाइल नंबर एक्सेस है आपके पास अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का, तो उन लोगों के लिए लिखा गया है कि अगर ईमेल आईडी का एक्सेस आपके पास नहीं है लेकिन मोबाइल नंबर का एक्सेस है, तो आप अपना चेंज फॉर ईमेल आईडी में अप्लाई कर सकते हैं, और इस सिचुएशन में आपका ओटीपी जो है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। मतलब आपने अगर एक चीज मिसप्लेस हो गई है या आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, चाहे तो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, तो जो चीज नहीं है उससे दूसरी वाली चीज, जो चीज आपके पास है, उस पे ओटीपी आ जाएगा। आप उस पे ओटीपी मंगाएं और अपना जो चीज आपकी खो गई है उसको चेंज कर लें। जैसे मोबाइल नंबर खो गया है तो ओटीपी ईमेल आईडी पे आ जाएगा, और ईमेल आईडी खो गई है तो ओटीपी मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, और आप जो चीज आपको चेंज करनी है वो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर चेंज कर पाएंगे। अब अगर किसी सिचुएशन में दोनों ही चीजें खो गई हैं, तो आपके पास मान लो आपका मोबाइल नंबर भी नहीं है और आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भी नहीं है जो आपने यूज करी थी ओटीआर प्रोफाइल बनाते समय, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर कोई कैंडिडेट कहता है कि उसके पास रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एज वेल एज मोबाइल नंबर दोनों का ही एक्सेस नहीं है, तो उस कैंडिडेट को एक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी यूपीएससी को फॉर मेकिंग नेसेसरी चेंजेस इस ईमेल आईडी पर। अगर आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही नहीं है अपने जो रजिस्टर्ड थे, और वो आप चेंज करवाना चाहते हैं, तो आपको इस ईमेल आईडी otr@upsc@gov.in इस ईमेल आईडी पर आपको अपनी रिक्वेस्ट भेजनी है इन 4 डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों चेंज हो पाएंगे। ये 4 डॉक्यूमेंट्स है: मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मतलब 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, आधार या पैन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी चीज़ आपने फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के दौरान अपलोड की थी, आपकी अपनी आईडी, वो चीज़ आप देंगे। आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक, और लिखा गया है यहाँ पर। फिर रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो आपने फोटोग्राफ यूज की थी एग्जाम फॉर्म अपलोड करते समय, वही रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। और एक अंडरटेकिंग इस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे इस पीडीएफ के अंदर, तो आपको एक ये नोटिस आपको यूपीएससी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करेंगे, फिर जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक अंडरटेकिंग का फॉर्मेट मिलेगा, जो वो आपसे भरवाएगा कि मुझसे अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों मिसप्लेस हो गया है, और वो आपकी डिटेल्स मांगेगा, और वो आपको एक परफॉर्मा कागज पे वो अंडरटेकिंग भर के जो है वो यहाँ पर सबमिट करनी होगी इस वाली ईमेल आईडी पर। ये चारों चीजें, अगर आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही चीजें अपनी नहीं है, उनका आपके पास से एक्सेस चला गया है, तो आई होप ये पार्ट क्लियर है सबको। नेक्स्ट, अगर आपके नेम में मिसमैच है, बहुत सारे ऐसे लोगों की क्वेरीज आ रही है कि जो 10वीं वाली मार्कशीट का नाम है उसमें एक नाम है, और जो ओबीसी सर्टिफिकेट है या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या आधार कार्ड है, कोई और कार्ड है, उसमें जो मिसमैच ऑफ नेम है वो देखा जा रहा है। तो आपने जब ओटीआर भरी है अपनी, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, तब आपको वो नेम लिखना है जो आपका 10th के मार्कशीट में है। 10th के मार्कशीट के हिसाब से आपको अपनी ओटीआर प्रोफाइल भरनी है। पर जो वो नेम का डिफरेंस है ओटीआर प्रोफाइल में, और आपके मान लो किसी का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में कुछ और अलग नेम है, या कोई लेटर मिसिंग है या कोई वर्ड मिसिंग है, या जैसे किसी का नेम जैसे आर एस यादव लिखा गया है 10th के मार्कशीट में, पर वो आपके ओबीसी सर्टिफिकेट में राजवीर सिंह यादव लिखा गया है। तो ये जो डिफरेंस ऑफ नेम आप लोगों को दिख रहा होगा,
ये कैंडिडेट के नाम में भी हो सकता है, ये फादर्स नेम में भी हो सकता है, और ऐसा ही सिमिलर डिफरेंस मदर्स नेम में भी हो सकता है। तो उसके लिए यूपीएससी क्या कहता है कि जो डिफरेंस ऑफ नेम है या मिसमैच इन नेम है, उसके लिए आपको एक गैजेट नोटिफिकेशन सबमिट करना पड़ेगा। अब गैजेट नोटिफिकेशन निकलवाने का क्या प्रोसेस होता है और वो कैसे करना है, वो जिस लोगों को करना होगा वो लोग अलग से कांटेक्ट कर सकते हैं और निकलवा सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस हर स्टेट में अलग अलग होता है। किसी स्टेट में महीने में एक बार निकल रहा होता है, किसी स्टेट में पर्टिकुलर डेट पे निकल रहा होता है। तो एक गैजेट नोटिफिकेशन है जो कि मिसमैच इज नेम, अगर मिसमैच इन नेम अगर पाया जाता है तो आपके पास कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ गैजेट नोटिफिकेशन टू दैट इफेक्ट। और अगर अभी गैजेट नोटिफिकेशन नहीं है, मान लो अभी जैसे प्रीलिम्स की डेट खत्म होने वाली है 18 तारीख को फॉर्म भरने की और 25 तक उसकी करेक्शन विंडो है, इसमें अगर आपके पास गैजेट नोटिफिकेशन नहीं है, इज नॉट अवेलेबल एट प्रेजेंट, देन द कॉपी ऑफ द सेम during the window which will be made available to the candidates after the declaration of result of CS prelims exam। ये जो गैजेट नोटिफिकेशन है इसकी आपको कॉपी अपलोड करनी होगी। प्रीलिम्स एग्जाम के बाद एक विंडो खोली जाएगी, उसमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ये गैजेट नोटिफिकेशन, ये यूपीएससी का नोटिस कहता है कि अगर गैजेट नोटिफिकेशन हमारे पास अभी नहीं है तो हम इसको प्रीलिम्स एग्जाम के बाद आराम से अपलोड कर सकते हैं। पर्याप्त टाइम इसमें विंडो जो है वो खुलेगी। सेम ड्यूरिंग द विंडो विच विल बी मेड अवेलेबल टू द कैंडिडेट्स आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रीलिम्स सीएस प्रीलिम्स एग्जाम। तो अभी के तरीके में आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मिसमैच इन नेम है तो उसका आप गैजेट नोटिफिकेशन अपलोड कर पाएंगे बाद में, और आप अपना चीजें सही कर पाएंगे और एग्जाम में ढंग से अपीयर हो पाएंगे। तो इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मिसमैच इन नेम होता है तो उसको गैजेट नोटिफिकेशन आपको देना पड़ेगा कि हमारा XYZ नेम था तो अब XYZR हो गया है। ऐसे इसी प्रकार से जो भी आपका चेंज ऑफ नेम है, जिस भी में किसी के नेम में एक अल्फाबेट ऐड हो सकता है, किसी में कुछ सरनेम पे डिफरेंस ऑफ स्पेलिंग हो सकता है, जो भी है वो गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू आप टेक केयर कर सकते हैं उसको। और प्रीलिम्स एग्जाम के बाद विंडो खुलेगी, उस विंडो में वो काम आपको करना है। नेक्स्ट वी हैव there are 2 paragraphs in the UPSC notice specially for the PWBD candidates। persons with benchmark disability के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये लिखा गया है कि जिन लोगों को ओन स्क्राइब, अपना स्क्राइब चाहिए प्रीलिम्स एग्जाम में, उनको मैंडेटरीली डिटेल्स प्रोवाइड करनी होंगी अपने स्क्राइब की। जैसे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको अपना अगर स्क्राइब लेके आना है तो उनको डिटेल्स प्रीलिम्स एग्जाम के लिए वाले स्क्राइब की डिटेल्स मैंडेटरीली देना जरूरी है। नेक्स्ट, जिन लोगों को सीएस मेंस एग्जाम के लिए, सिविल सर्विस मेन एग्जाम के लिए लेनी है, वो वॉलंटरीली अपना डिटेल्स शेयर कर सकते हैं स्क्राइब का। सच कैंडिडेट्स में अपलोड, अपडेट और प्रोवाइड details of the own scribe during the window which will be made available to them after the declaration of result of prelims exam। जो आपका स्क्राइब है अगर वो आपको प्रीलिम्स एग्जाम में यूज करना है तो उसकी डिटेल्स लिखना मैंडेटरीली है। आपको मैंडेटरी जरूरी है वो डिटेल प्रोवाइड करनी। और अगर आपको अपने प्रीलिम एग्जाम में आप पास कर जाते हैं और आप मेन में अपीयर होते हैं तो जो मेन वाला जो आपका स्क्राइब है, सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम में जो आपका स्क्राइब होगा, उसकी डिटेल आपको जो विंडो खुलेगी सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम के बाद उसमें प्रोवाइड करानी होगी। ये नोटिस, ये पैराग्राफ कहता है। प्रीलिम्स वाले की तो अभी देनी पड़ेगी, मैंडेटरी है, और सिविल सर्विस मेन एग्जाम वाले की अभी देना वॉलंटरी है, लेकिन बाद में देना जो है वो कंपल्सरी हो जाएगा, क्योंकि आपको मेन में अपीयर होना है तो अपने आप को अपने स्क्राइब की जो डिटेल है वो सबमिट करनी पड़ेगी आपको उस विंडो के दौरान, तो सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम के रिजल्ट के बाद ओपन की जाएगी। ये बात यहाँ हो रही है। और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए या तो वो अपना यूडीआईडी सर्टिफिकेट इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वो अपलोड करेंगे, या फिर वो लोग वैलिड पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑन कमीशंस वेबसाइट। तो इन दोनों में से कोई एक सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है। यहाँ पे और लिखा गया है इंग्लिश में,
मतलब जो PWBD कैंडिडेट्स हैं उनको या तो अपना UDID सर्टिफिकेट विच इज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वो अपलोड करना है, या फिर उनको अपना PWBD सर्टिफिकेट उस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में अपलोड करना है जो UPSC के वेबसाइट पे उपलब्ध है। तो इन दोनों में से कोई भी एक सर्टिफिकेट जो है वो आपको अपलोड करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हुए। तो आई होप ये बात आप लोग समझ गए होंगे जो भी PWBD कैंडिडेट्स हैं। नेक्स्ट वी सी द इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री जिसने करी है। कुछ कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनमें बैचलर्स और मास्टर्स कंबाइंड होते हैं, मतलब वो 5 साल का कोर्स होता है, उसमें वो बैचलर्स भी करवाते हैं और मास्टर्स भी कराते हैं, या फिर डिफरेंट वेरिएशन हो सकती है कोर्स ईयर की ड्यूरेशन की, कोर्स ड्यूरेशन की। उसमें इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री जिन लोगों ने की है तो उन लोगों के लिए UPSC ने लिखा है कि वो लोग सेम कोर्स भर सकते हैं अपना ग्रेजुएशन में भी और हायर क्वालिफिकेशन के कॉलम में भी, क्योंकि जब हम एजुकेशनल डिटेल्स भरेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में और OTR ID में तो वो आपसे ग्रेजुएशन की डिटेल्स पूछेगा और पोस्ट ग्रेजुएशन के डिटेल्स भी पूछेगा। तो जब मैं इसको अपने फॉर्म भरने वाले वीडियो में डिस्कस कर रहा था तो मैंने कहा था कि जो ग्रेजुएशन डिटेल्स हैं वो आपको अपने ग्रेजुएशन के मार्कशीट में से या ग्रेजुएशन की डिग्री में से देख के भरनी है, और सिमिलरली पोस्ट ग्रेजुएशन के डिटेल्स भी। पर जिनका इंटीग्रेटेड कोर्स है वो सेम कोर्स भर सकते हैं अपना ग्रेजुएशन एज वेल एज हायर एजुकेशन हायर क्वालिफिकेशन के कॉलम में। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स कराया तो आप सेम कोर्स भरेंगे तो काम चल जाएगा, वो अलाउड है, क्योंकि UPSC खुद कह रहा है कि जिनका इंटीग्रेटेड कोर्स है वो ग्रेजुएशन एज वेल एज हायर क्वालिफिकेशन के कॉलम में भर सकते हैं उसको। ग्रेजुएशन भी हुई होगी आपके कोर्स में एंड पोस्ट ग्रेजुएशन भी हुई होगी, तो ये चीज देखी जा सकती है। नेक्स्ट, कुछ लोगों का सवाल था कि कौन से फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। तो फोटो और सिग्नेचर जो है वो JPEG या JPEG फॉर्मेट में, JPG और JPEG फॉर्मेट होता है फोटो का और साइन का अपलोड करने का, इस फॉर्मेट में अपलोड करनी है। और प्रिस्क्राइब्ड साइज है वो फोटो और साइन के लिए दिया गया है। आप जब अपना फॉर्म भरते हुए इंस्ट्रक्शंस देखेंगे उसमें आपको साइज मेंशन मिल जाएगा, या फिर आप फॉर्म भरने वाला वीडियो देख सकते हैं जो मेरा पूरा 2 घंटे वाला बड़ा वीडियो था, उसमें भी आपको ये साइज के डिटेल्स मिल जाएंगे। फोटो और साइन इस फॉर्मेट में अपलोड करने हैं, बाकी एवरीथिंग आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, चाहे वो आपका 10th का मार्कशीट हो, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन की डिग्री या मार्कशीट हो, चाहे आपका वो OBC और EWS सर्टिफिकेट हो, या SC ST सर्टिफिकेट हो, या PWBD सर्टिफिकेट हो, जो भी सर्टिफिकेट आपका अलग से एप्लीकेबल है वो आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। और चाहे आपकी ITR हो, इनकम टैक्स रिटर्न जो OBC एनेक्शर और EWS एनेक्शर में भरने का ऑप्शन मिलता है, या कोई भी और डॉक्यूमेंट हो, वो सब आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। इवन आपको अपना जो अचीवमेंट्स का सर्टिफिकेट है वो वाली चीजें भी PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अपलोड करनी है। अपना फोटो ID भी PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। और PDF अपलोड करते हुए एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपका PDF डॉक्यूमेंट जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है हम उसमें पासवर्ड लगा के रख लेते हैं PDF डॉक्यूमेंट में, लेकिन UPSC की वेबसाइट पे अप्लाई करते समय हमें वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना PDF में जो भी हम करेंगे। तो बाकी सारी चीजें जो है वो PDF फॉर्मेट में दी जाएंगी। ये पार्ट आई होप क्लियर है सबको। नेक्स्ट इज पेरेंट्स प्रोफेशन, जहाँ वो पेरेंट्स की डिटेल्स पूछता है OTR ID में भी और EWS एनेक्शर में भी और OBC एनेक्शर में भी। तो ये जो है, अगर लोगों का डाउट था कि अगर पेरेंट्स रिटायर हो गए हैं तो क्या लिखना है, तो आप रिटायरमेंट के टाइम जो उनका पोस्ट था वो लिख सकते हैं और ब्रैकेट में रिटायर्ड लिख सकते हैं, या फिर रिटायर्ड लिख सकते हैं और ब्रैकेट में जो उन्होंने रिटायरमेंट के टाइम पोस्ट होल्ड किया था वो लिखा जा सकता है, क्योंकि वो उस पोस्ट पे उन्होंने सर्व करा जब तक वो रिटायर नहीं हुए थे, और उसके बाद वो रिटायर हो गए तो वो लिखा जा सकता है पोस्ट के साथ रिटायर्ड। नेक्स्ट, कुछ लोगों का डाउट था कि OTP नहीं आ रहा है या फिर साइट नहीं चल रही है। आपने डिटेल्स भर दी, एजुकेशन डिटेल्स भर दी, आपने एग्जामिनेशन डिटेल्स भर दी, कौन कौन से एग्जाम में आप लोग अपीयर हुए हो, फिर वो नेक्स्ट आगे बढ़ता ही नहीं है, साइट कभी कभी हैंग कर जा रही है। तो ये एक टेक्निकल ग्लिच है
जो कि ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से वेबसाइट पे, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो हो सकता है वो OTP जो है आ जाएगा। कभी कभी वो डिले कर जाता है। और आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि आप थोड़े से जिस जिस टाइम जोन में भीड़ कम होगी वेबसाइट पर, जैसे रात को 2 बजे के बाद या सुबह 6-7 बजे से पहले, आप उस टाइम जोन में बैठ के ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो है एक बार में फॉर्म, OTR और सारे जो पार्ट्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरे जाएंगे। और मेरे फ्रेंड्स ने जिन्होंने भरे हैं उनका यही कहना था कि वो टेक्निकल ग्लिच है वो अपने आप दूर हो जाता है। साइट नहीं प्रोसीड होती तो उसके लिए आप डिफरेंट डिवाइस यूज कर सकते हैं। अपने किसी दोस्त का लैपटॉप ले लीजिए या साइबर कैफे चले जाइए, या फिर आप अपना ब्राउजर चेंज कर सकते हैं। क्रोम के अलावा आप दूसरे ब्राउजर में यूज कर सकते हैं अगर आपके पास ब्राउजर एक्सेसिबल है दूसरा तो। या फिर आप अपने ब्राउजर का जो जो डेटा होता है, जो हिस्ट्री होती है, उसको डिलीट कर सकते हैं। जो हमारे रिसाइकिल बिन में पड़ा होता है, कैश में पड़ा होता है, उसको आप हटा सकते हैं। तो वो फास्ट साइट चलने लगती है उस चीज से। वो चीज, ये वाली प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। और ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, और ये आपको अपने एंड पे ही सही टाइम फ्रेम देख के, जिसमें भीड़ ना हो, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है अगर ट्रैफिक वेबसाइट पे, तो उतना वेबसाइट कभी कभी नहीं ले पाता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख के और इसको निवारण करना पड़ेगा, चाहे तो डिवाइस बदल के, चाहे डेटा नेट बदल के, वाईफाई चेंज करके, या फिर डेटा क्लियर करके पुराना वाला, या फिर आप अपना एक टाइम जोन वो ले सकते हैं जहाँ पर भीड़ कम हो वेबसाइट पे। तो ये आपकी दिक्कत जो है वो दूर हो जाएगी। थोड़ी देर में ये आगे चलने लगती है साइट और लोग फॉर्म भर देते हैं। जिन लोगों का पहले अटक भी रहा था उनका लेटर ऑन चल गया, और उन्होंने कहा था कि वो चल जाता है। जो मैंने आपको तरीके बताए उनसे चल जाएगा। नेक्स्ट, अगर ITR अवेलेबल नहीं है आपके पास अपलोड करने के लिए, तो क्योंकि ITR तो फाइनेंशियल ईयर में भरी जाती है, और जिन फाइनेंशियल ईयर्स की डिटेल्स पूछी जा रही हैं OBC एनेक्शर में या EWS एनेक्शर में, वो तो पास हो चुके हैं फाइनेंशियल ईयर, वो तो पुराने वाले हैं। तो अब अगर ITR नहीं है तो उसमें आप अपना सैलरी ढंग से भर सकते हैं। एक तो जो सैलरी है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जितने भी आपके एनेक्शर में इनकम के सोर्सेज दिए गए हैं, उनमें एक अपने आप इनकम क्लियरली और करेक्टली डिस्क्राइब कर दीजिए, और इनकम डिटेल सही से भर दीजिए। दूसरा ये है कि जो पैन नंबर है पेरेंट्स का पैन नंबर भी पूछा जाता है OBC एनेक्शर में, वो भरा जा सकता है। अगर पैन नंबर अवेलेबल है तो उसको भर दीजिए। और बस, क्योंकि आपके पास अब ITR है ही नहीं, तो अब ITR कहाँ से ला सकते हैं? आप सिर्फ अपने एंड पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो दे सकते हैं। और अगर ITR फिल करी थी और अभी नहीं है, पर आपको वो बाद में सबमिट करनी पड़ेगी, तो उसकी भी आपको एक अंडरटेकिंग का कॉलम मिल जाएगा OBC एनेक्शर भरते हुए, कि ITR भरी थी आपके पेरेंट्स ने, पर अभी आपको वो मिल नहीं रही है, मिसप्लेस हो गई है, या आपके CA के पास है, तो वो आप उनसे मंगा सकते हैं। वो आप इंटरव्यू के टाइम तक अपलोड कर सकते हैं या ले जा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं बाद में दे दूंगा, तो वो किया जा सकता है। और आप अपनी ITR अरेंज करने की कोशिश कर लीजिए। और अगर ITR भरी ही नहीं, तो सैलरी और इनकम डिटेल्स और पैन कार्ड नंबर जो है वो आप क्लियरली मेंशन कर दीजिए। ये एक तरीका हो सकता है फॉर्म को भरने का। UPSC पूछता है कि प्रीवियस कौन से एग्जाम्स में आप अपियर हुए हो UPSC के। एग्जामिनेशन डिटेल्स पूछता है वो, जैसे CDS, NDA, सिविल सर्विस, फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम होता है, फिर CAPF का होता है, फिर जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के हैं, वो सारे एग्जाम डिटेल्स आप लोग अपनी भरते हैं। जिस भी एग्जाम में आप अपियर हुए हैं, अप्लाई करा है जो भी आपने, और आप किस स्टेज तक पहुंचे हैं, वो एक भरने की टेबल आती है, आप उसको भर लीजिए और ऐड कर दीजिए। एग्जाम डिटेल्स वो OTR में भी पूछता है एक बार, फिर वो एप्लीकेशन में भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो है वो उनमें से एक पार्ट में भी पूछता है। तो जो चीज़ आपके से दोबारा पूछी जा रही है आप उसको दोबारा भर दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि वो आप चीज़ सही भर रहे हैं। और वो चीज़ सेम ही चीज़ 2 बार पूछ ली है, तो आप सेम ही चीज़ 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि वो पूछी 2 बार जा रही है। तो जितनी बार भी पूछा जा रहा है आप उतनी बार लिख सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन। एग्जाम जितने आपने पहले दिए हैं वो वाली इन्फॉर्मेशन आप करेक्टली और क्लियरली मेंशन कर सकते हैं, और जितनी बार पूछा है उतनी बार बता सकते हैं।
नेक्स्ट कुछ कोई कह रहा था कि पैन कार्ड जो है वो एक साइड से अपलोड कर दिया है। पहली बात तो ये देखने वाली है कि कौन सी वाली एक साइड से अपलोड किया है। तो हो सकता है अगर यहाँ फोटो आती है आपकी और नाम लिखा होता है और पैन कार्ड नंबर होता है, अगर वहां से अपलोड किया है तो कोई बात नहीं, सही है, वो चल जाएगा। क्योंकि पैन कार्ड की जो पीछे वाली साइड होती है उस पर इतने कुछ खास आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती नहीं है। तो आगे वाली ही उसमें साइड है जिसपे फोटो होता है, अगर वो अपलोड कर दी है फोटो खींच के पीडीएफ बना के फोटो आइडेंटिटी कार्ड के जगह, तो वो ठीक है, वो चल जाएगी। और आप पैन कार्ड अपना या जो भी आपका आईडी प्रूफ है, फोटो आईडी, जो भी आपका फोटो आईडी प्रूफ है, चाहे तो वो पैन कार्ड है, चाहे आधार कार्ड है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस है या पासपोर्ट है, वो आप अपना प्रीलिम्स एग्जाम सेंटर, मेंस एग्जाम सेंटर और इंटरव्यू वाले दिन लेकर के जाएंगे। लेके जाना होता है, इसकी ओरिजिनल कॉपी लेके जानी होती है, तो आपने वो संभाल के रखनी है ओरिजिनल कॉपी। और अगर पैन कार्ड फोटो वाली साइड से अपलोड हो गया है तो कोई नहीं, वो सही है, और एक तरफ ही अपलोड करना है। बाकी अगर किसी ने आधार कार्ड अपलोड करना है तो वो जो आधार की फ्रंट और बैक दो साइड होती है, अगर वो आपका छोटा वाला आधार है तो एक इतना वाला होता है, एक बड़ा वाला होता है। तो ये वाला जो आधार कार्ड है जो नीचे से कट कर लेते हैं इस बड़े वाले को, जो ये इतना में बन जाता है, तो इसको आप लोग फ्रंट और बैक से दोनों से अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि फ्रंट पे आपका नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है और फोटो होती है, और पीछे आपका जो है वो एड्रेस होता है। तो वो जो आधार में जो आप वो है दोनों साइडों से अपलोड कर सकते हैं। और अगर पैन हो गया अपलोड एक साइड से, फोटो वाली साइड से, तो उसकी नो नीड टू वरी, इट इज ऑल वेल। फाइनली यूपीएससी कहता है कि जो कैंडिडेट्स हैं जो फॉर्म भर रहे हैं प्रीलिम्स का, जो भी उन्होंने एंट्रीज भरी है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में, जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है, उसको फाइनली सबमिट करने से पहले उन लोगों को ध्यान से देख लेना चाहिए। ये बात फिर से दोहराई जा रही है कि आप फाइनल फॉर्म सबमिट करने से पहले अपनी एंट्रीज को ध्यान से देख लीजिए। और आफ्टर सबमिशन ऑफ द फॉर्म, it may be noted that after submission of application form, correction or changes, if any, in the entries in the application form can be carried out only during 1 week correction window, except for entries in part B which will be provided by the commission after the closing date of application। तो जो आपने फॉर्म में एंट्रीज भरी हैं उसको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं फाइनली सबमिट करने से पहले। और फाइनल सबमिट करने के बाद आपको कोई करेक्शन या चेंजेस करने हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वो उस एक वीक का जो विंडो है 19 फरवरी से 25 फरवरी तक, उसी एक वीक के विंडो में आपको करने दिया जाएगा। यहाँ यूपीएससी क्लियर मेंशन करती है। और जो पैरा बी में जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं शुरू में, किन चीज़ों में एडिटिंग जो है वो अलाउड नहीं होगी, तो एक्सेप्ट फॉर द एंट्रीज इन पैरा बी, उनमें एडिटिंग अलाउड नहीं होगी पैरा बी वालों में। बाकियों की जो एडिटिंग करनी है, चेंजेस करने हैं, करेक्शन करनी है, वो आपको ओनली ड्यूरिंग द 1 week करेक्शन विंडो में ही करनी होगी, जो कि आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है 18 के बाद वो चलेगी और वो मिल जाएगा आपको करेक्शन करने का टाइम। तो पैरा बी की एंट्रीज है उनमें करेक्शन का टाइम, करेक्शन अलाउड नहीं होगी। तो ये यूपीएससी की तरफ से लास्ट पैराग्राफ दिया गया है इस नोटिस का। और फाइनली आप लोगों को देर नहीं करनी चाहिए फॉर्म को भरने में और पढ़ाई करने में प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि लेस देन 100 डेज बचे हैं अब प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, जो कि 25 मई 2025 को है। तो बिना कोई टाइम गवाए आपको फॉर्म भरना है अपना कंप्लीट, फिर आपको पढ़ाई में लग जाना है प्रीलिम्स की में। इकोनॉमिक सर्वे और बजट की जो वीडियो है वो डाल चुका हूँ मैं रिकॉर्ड करके, सेशन हो चुका है उसका, और उसके लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और इस बजट और इकोनॉमिक सर्वे के वीडियो को जो प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट रहेगा और पूरे 2025 में रेलिवेंट रहेगा उसको आप देख सकते हैं। और भी जो प्रीलिम्स रेलिवेंट कंटेंट है, जैसे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, या फिर और भी डिफेंस रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हैं, साइंस एंड टेक रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, उसका कंटेंट जो है वो आपके लिए अगले सेशंस में जारी रहेगा। तो आप उसका फ़ायदा अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और बेटर करने के लिए ले सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो रीच आउट कर सकते हैं। शुरू में टेलीग्राम लिंक दे दिया गया था, उस पर आप पूछ सकते हैं, या फिर नंबर पे फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं।
प्रीलिम्स की तैयारी ढंग से कर सकते हैं। थैंक यू।